पैरों में छाले जरूर पड़ गए हैं, लेकिन किसान अपनी मांग को लेकर मुंबई तक जो उनकी लंबी कूच चल रही है उस पर अभी भी जारी है। नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अंकित त्यागी और शुरुआत कर रहे हैं महाराष्ट्र के किसानों के पैदल मार्च से। मुंबई से जो दूरी है वो अब करीब 200 किलोमीटर के आसपास की रह गई है। क्यों किसान, और आप कई लोग इसको देखकर कह रहे होंगे तो लेफ्ट यूनियन वाले हैं। लेफ्ट यूनियन वाले हो सकते हैं, लेकिन गरीब किसान है जो सरकार को अपनी बात सुनाने के लिए नासिक के डिंडोरी से निकला है और मुंबई तक सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए चल रहा है। पैरों में छाले जरूर पड़ गए, परेशान जरूर हो गए, लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि वो इतना खुद सताया हुआ है किसान। प्याज की कीमतें जो ढेर हुई, सरकार ने जो सब्सिडी घोषित की उससे वो नाखुश है और अब अपनी मांगों को लेकर किसान पहुंच गए हैं मुंबई में सरकार से सीधे आमने सामने बात करने के लिए। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या हैं किसानों की मांगे। सबसे पहले बात करेंगे किसानों की मांगों की। प्याज के जो किसान हैं वो मूल्य की जो मांग है उसको लेकर बात करना चाहते हैं। उसको किसान जो है वो लाभकारी मूल्य के लिए सरकार से बात करने के लिए निकल पड़े। 600 रुपए प्रति क्विंटल की सब्सिडी जो है उसे प्रति क्विंटल 2000 रुपए के दामों की किसान मांग कर रहा है। किसान को लगता है, किसान कह रहा है कि करीब हर किलो में उसको जो नुकसान हो रहा है, जितनी वो लागत है उससे ज्यादा कीमत बेचने में उसको लगानी पड़ रही है, मंडी तक पहुंचाने में उसका खर्चा उससे ज्यादा हो जा रहा है और मिल रहा है 2 रुपए, 4 रुपए, 6 रुपए। उससे किसान का काम चल नहीं रहा है, तो इस वजह से वो बाहर निकला है। पूर्ण कर्ज माफी, लंबित बिजली बिलों की माफी की भी मांग है। 12 घंटे की दैनिक बिजली आपूर्ति की मांग है। बेमौसम बरसात से फसल को हुए नुकसान पर मुआवजे की भी मांग लेकर किसान निकला हुआ है। किसान सालों से जंगलों की जमीन में जो खेती कर रहे हैं, उनको जो किसान है जंगलों की जमीन उनके नाम हो, उन किसानों के, ये भी उसकी एक मांग है। इन सब मांगों को लेकर किसान जो है महाराष्ट्र के नासिक के डिंडोरी से चले थे 4 दिन पहले और अब मुंबई से समझ लीजिए कि कल होते होते तक वो मुंबई की दहलीज पर दस्तक दे देंगे। जब से ये किसान चल रहे हैं, हमारे सहयोगी सोहित जो हैं वो लगातार इनके साथ चल रहे हैं और कितनी मुश्किलों में, कितनी गर्मी में, कितनी परेशानी के बाद ये किसान लगातार एक बड़ा जन समूह उमड़ता हुआ, चलता हुआ मुंबई की ओर जा रहा है। कुछ लोगों से हमारे सहयोगी सोहित ने बात की, पहले उनकी बात सुन लीजिए और फिर आगे बात करते हैं। काका कुठून आलाय? तुम्ही कुठे आले? दिंडोरून आलो, दिंडोरून. हा, आणि कुठे चाललाय? आता मुंबई जाणार आहे. का जाणार आहेत? काय झालंय? ते आता शेतीचं नेमकं आम्हाला पाहिजे ना. हाँ, हो ना, शेतीचं बॉस. अच्छा। तो मैंने इनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा मुंबई। इनका भी यही कहना है, जैसा कि मैंने कहा, एक अहम मुद्दा ये है कि जंगलों में जो इनकी जमीन है वो इनके नाम पर नहीं हो पाई है। और इनके पैरों को अगर आप देखेंगे तो इनके पैरों को, पैर सूजे हुए हैं, पैरों को लगा हुआ है, अलग अलग तरीके से जो पैर है उस पर छाले पड़े हुए हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ये जो किसान हैं ये लगातार चल रहे हैं। काय झालं तुमच्या पायाला? काय झालं? काय लागलं? माझ्या पायाला 5 दिवसापासून चालू राहिली, ते फोडवून आले, चालता येत नाही। आम्ही एकलरेचे। अच्छा, तो इनको मैंने पूछा कि आपके पैर के साथ क्या हो, ये कह रहे हैं क्योंकि लगातार चल रहे हैं, पैर में फोड़े आए हैं, पैर सूज रहा है। तरी तुम्ही चालून चाललाय का? कशाला चालताय? वन जमिनी पटासाठी. वन जमिनीसाठी. पण चालून जायला तेव्हाच मिळणार आहे का वन जमीन? मग मिळालं पाहिजे. अच्छा, आणि सरकार देऊन नाही राहिला. एका गावाचा 7-12, 200 लोक, 300 लोक असे तर नावं देतात सरकार. ते 7-12वर मग काय करायचं आम्ही? आम्हाला कर्ज भेटेल का? तो इनका कहना है कि हमारी जमीन जंगलों में है और ये जमीन हमारे नाम पर नहीं हो रही है, हमें कोई कर्ज नहीं देता है, हम किस तरह से रहेंगे, और इसीलिए ये मुंबई जा रहे हैं। तुमच्या पायाला पण लागलाय का? हा, लागलाय तुमच्या पायाला? जरासा सुजला. सूजलाय, थोड़ा सा पैर सूजा है, ये ऐसा कह रही हैं। और इसके बावजूद जो दादी हैं वो चलती हुई नजर आ रही हैं। 65 साल की इनकी उम्र है। दोपहर के सामने ऐसे गाना गाते हुए
अपने अपनी बातों को रखते हुए कि किस चीज के लिए हम जा रहे हैं वो बताते हुए, जो किसान हैं, जो मजदूर हैं, जो खेत मजदूर हैं, आदिवासी किसान हैं, ये बड़े पैमाने पर जा रहे हैं। जैसे कि आप मेरे पीछे बैकग्राउंड में सुन पाएंगे, मैं सुनाने की भी कोशिश करूंगा। इसी तरह से गाना गा रहे हैं और ये सड़कों पर मुंबई नासिक हाईवे पर चलते हुए जा रहे हैं। तो आप ये कुछ किसानों की तस्वीरें देख रहे थे, उनकी बात भी सुन रहे थे। बूढ़े लोग भी चल रहे हैं, पैरों में छाले पड़ गए हैं, दर्द है, लेकिन फिर भी चल रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी आपको ये सब करा देती है। सोहित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सोहित लगातार किसानों के साथ चलते हुए जा रहे हैं। सोहित, कहाँ पहुँच गए हैं? सबसे पहले तो आपके पीछे अब अंधेरा भी हो गया है, कहाँ आप पहुँच गए हैं और किसान कितनी दूर है मुंबई से अभी? और मैं देख रहा था कि बड़े परेशानियों के बीच भी चला जा रहा है, लेकिन बार बार ट्विटर पे भी देखें और कहीं पे भी देखें तो लोग कह रहे हैं ये तो पूरा पॉलिटिकल तमाशा है, ये तो लेफ्ट वाले हैं, इस तरह की जो बातें हैं। जरा थोड़ा दर्शकों को हमारे बताइए, कौन है ये किसान? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले मैं बता दूं, अभी जो किसान हैं, हम सब जो यहाँ पर मौजूद हैं, ये लोग ये 90 किलोमीटर मुंबई से दूर हैं। दिन भर चले हैं अंकित। ये सुबह मैं आपको बता दूं, मैं 10 बजे इन्होंने कुछ खाया होगा अंकित, उसके बाद अब खा रहे हैं। और देखिए क्या खाया है अभी इन्होंने, दाल और चावल। दाल भी एकदम जिस तरह से गांव में दाल बनती है या जहां पर ये खाते हैं वो, और चावल। दरअसल इनके अलग अलग टीम्स होती हैं। एक टीम जो है पहले आकर यहाँ पर दाल चावल बनाती है। अब ये लोग आए हैं, खाने के बाद भी रुकेंगे नहीं, अब कुछ समय में एक बार फिर से चलेंगे। और केवल सुबह चावल खाकर ये निकले थे और लगभग 30-35 किलोमीटर का सफर कर शाम को भी केवल दाल चावल खा रहे हैं। तो इनकी परेशानी आप देखिए अंकित कितनी है। रही बात इनके जो सर पर ये लाल टोपी है और जो लाल झंडा लेकर चल रहे हैं, ये बात सही है कि जो लेफ्ट लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं या फिर जो यूनियंस हैं, उनका इनको समर्थन है, लेकिन जो मुद्दे हैं वो तो इनके हैं। मुद्दे इनके ये हैं कि ये किसान हैं, इनको कई सारे परेशानियां हैं, इसमें अधिकांश आदिवासी किसान भी शामिल हैं। अब इनकी समस्या को अगर लोगों को समझाऊं मैं, तो ये जंगलों में खेती करते हैं और जंगल में जहां पर ये खेती करते हैं, सालों साल से पीढ़ियों से खेती करते आए हैं, वो ज़मीन इनके नाम पर नहीं है, वो ज़मीन सरकार ने अपने नाम पर रखी हुई है। ऐसे में जितनी जगहों पर इन्हें खेती करना होता है उसकी अनुमति इन्हें नहीं मिलती है। इसके अलावा ये जो किसान हैं, अगर ये चाहें कि अपने खेत के ऊपर, क्योंकि इनके नाम पर ज़मीन नहीं है, ये अपने खेत के ऊपर कर्ज नहीं ले पाते हैं, सरकार की ओर से जो अनुदान या फिर सब्सिडी का ऐलान होता है वो इन्हें नहीं मिलता है। ऐसी तमाम परेशानियां हैं। मैं शाहपुर अस्पताल गया था, किसान बेहोश हुए थे, किसान डिहाइड्रेट हुए थे, किसानों के पैर फूल गए थे, लेकिन उनका कहना है कि आप तो 2-4 दिन की परेशानी देख रहे हैं, हम पीढ़ियों से इसे झेलते आ रहे हैं, इसलिए मुंबई जाकर रहेंगे। और इसी वजह से ये जो किसान है, दाल चावल खाकर, सुबह चावल खाकर सड़कों पर निकले हुए हैं। जी अंकित, ये ना, क्योंकि महाराष्ट्र के लिए अब किसान एकनाथ शिंदे, फडणवीस सरकार के सामने जाके फिर गुहार लगाएंगे। इनके जो नुमाइंदे हैं वहां पे बातचीत भी कर रहे हैं, लेकिन सोहित, ये पहली बार तो है नहीं कि किसान वहां पर निकले। इससे पहले भी हमने कई मौकों पर देखा कि किसान इसी तरीके से अपनी बात मनवाने के लिए, अपनी बात कहने के लिए पहुंचे थे मुख्यमंत्री के पास, सरकार से बात करने के लिए। इनको लगता है कि इनके वहां जाने से कुछ असर पड़ेगा, इनकी बात सुनी जाएगी? जी देखिए, जो 2 बार पहले आए हैं, इनकी जो कर्ज माफी का एक मुद्दा था, कई किसानों की जो कर्ज माफी है वो हो गई थी। दूसरा एक जो मुद्दा दूध वाले किसानों का था, उन्हें उस समय अनुदान मिला था। हम किसानों से ही पूछते हैं, काका प्रश्न हे आहे की आता तुम्ही मुंबईला चाललाय, तुम्हाला वाटतंय जे तुमचे मुद्दे आहेत त्याच्यावर सरकार काहीतरी करणार आहे? आतापर्यंत आम्ही जाऊन आलो, आतापर्यंत काय केलं सरकारने? आतापर्यंत नाही केलं, पण आता वाटतंय तुम्हाला होणार आहे? आता वाटतं, असं वाटतं, असं नाहीच वाटत आम्हाला, म्हणून आम्हाला ते करेल असं नाही वाटू शकत। इनका कहना है कि अब तक हम गए हैं तो सरकार से जितनी उम्मीद थी वो हुई नहीं है, लेकिन एक बार फिर से हम जा रहे हैं और अब इस बार तब तक रहेंगे जब तक हमें नहीं मिलेगा। जेपर्यंत तुमचे मुद्दे आहेत ते मांडत नाही तोपर्यंत तुम्ही तिथेच थांबणार का? हो, तिथे थांबणार। थांबणार? तुम्हाला पण पायात लागलाय? काय झालं तुम्हाला? लागलाय? नाही। हाँ, तो देखिए ये बैठे हैं, आराम कर रहे हैं। अंकित, इनका कहना है कि हम वहीं पर रुकेंगे जब तक हमारी समस्याएं नहीं सुलझ जाती हैं। दिन भर चलकर अभी आराम कर रहे हैं और कुछ समय में फिर से चलेंगे। तो किसानों का कहना है कि मुद्दे तो हैं और समस्या, क्योंकि उसका समाधान नहीं निकल रहा है, इसलिए ये लगातार चल रहे हैं। अंधेरा हो चुका है, लेकिन अब भी अंधेरे में कुछ किलोमीटर और चलना बाकी है, जो अब कुछ समय में आराम करके निकलेंगे। कल सुबह तक, बल्कि कल तक शाम तक मुंबई जरूर पहुंच जाएंगे और उसके बाद हो सकता है इनकी बातें सरकार मान ले, कोई आश्वासन भी इनको दे दे। लेकिन कुल मिलाकर बात सारी यही है
कि किसान बार बार अपनी मांगों को लेकर यही सब करता आया है, फिर एक आंदोलन होता है, फिर थोड़ा सुनते हैं, लेकिन कुल मिला के जितने वादे होते हैं किसानों के लिए, उनकी इनकम को दुगना करने के, उनके जीवन में खुशहाली लाने के, ये सारे हर कुछ महीने में असल वो तस्वीर आपको दिख जाती है कि किसानों का देश में हाल क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया सोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता मनीष सिसोदिया, जिनकी मुश्किलें और बढ़ने वाली हैं। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद चल रहे मनीष सिसोदिया, सीबीआई का एक और केस उनके ऊपर अब दर्ज हो गया है। क्या है नया केस, आपको थोड़ा बता देता हूं। फीडबैक यूनिट का यह मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज की गई है। 2015 और 16 में जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी 2015 में, उसमें एक विजिलेंस विभाग के तहत एक फीडबैक यूनिट बनाई गई थी। भ्रष्टाचार पर नजर रखना इसका उद्देश्य था। फीडबैक यूनिट तब मनीष सिसोदिया के उनके अंडर आती थी क्योंकि विजिलेंस विभाग के मंत्री वही थे। इस मामले को लेकर सीबीआई ने अब एक केस दर्ज किया है। आरोप यह है कि फीडबैक यूनिट के गठन में नियम जो हैं उन्हें ताक पर रखा गया। यह भी कहा गया कि अधिकारियों के पदों की जो मंजूरी है वो उपराज्यपाल से नहीं ली गई। फर्जी बिल पेश किए गए। दिल्ली सरकार को 36 लाख रुपए का जो है चूना लगा, इसमें उन्हें नुकसान हुआ दिल्ली सरकार को इसमें। और जो राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि इसका इस्तेमाल उनके ऊपर नजर रखने के लिए किया जा रहा था। तो इसमें अब सीबीआई उन्होंने एफआईआर दर्ज कर ली है, अब वो इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इस मामले को जैसे ही ये मामला अब इन्वेस्टिगेशन तक पहुंचा है तो राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है दिल्ली में। बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि हम केजरीवाल की भूमिका की भी जांच इसमें करवाना चाहते हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अरविंद केजरीवाल से अब मीडिया ने इस पर सवाल पूछा तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दी है। जरा बात सुन लीजिए। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मॉडस ऑपरेंडी अपना लिए हैं। वो आदत हो गई है उनको कि भ्रष्टाचार करो, अपराध करो, नियमों का उल्लंघन करो, मौलिक अधिकार का हनन करो और जब पकड़े जाओ तो विक्टिम कार्ड खेलो। तो अब दिल्ली उनके झांसे में नहीं आ सकती। अब दिल्ली चाहती है कि इन सारे केसेस में कड़ी जांच हो और दोषियों तक पहुंचा जाए। जो दोषी है उसको कड़ी सजा मिले। लेट्स टॉक अबाउट द कूड़ा यार। ये तो रोज ही तुमसे बात होती है, वो भी कूड़ा ही है। वो तो सारा दिन वही चलता रहता है, काम भी तो कर लो थोड़ा सा। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उस समय तो बयान अपना जवाब नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक ट्वीट जरूर किया है और उसके बाद उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर जो ट्वीट पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का प्लान है कि मनीष सिसोदिया पर कई सारे गलत केस लगाकर उन्हें लंबे समय तक अंदर रखा जाए। देश के लिए बहुत दुखद है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी मनीष सिसोदिया के लिए एक पूरा केस चल रहा है, एक पूरा कैंपेन चलाया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि लोगों तक एक सिंपैथी फैक्टर जो है उसको लेकर आया जाए, लोगों से इसके बारे में बात की जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी को लगता है कि उनके खिलाफ ये एक राजनीतिक साजिश है। चलिए छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने किसका साथ लिया है ये भी आपको बताएंगे। आजकल साइबर फ्रॉड के कई मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते इस पर नकेल कसने के लिए दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर, एक फोन ऐप है जो, वो साथ साथ आ गए। अब दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर साथ साथ आने से साइबर फ्रॉड को रोकने में मदद मिलेगी, लगाम लगा पाएंगे। कैसे लगा पाएंगे इसके बारे में भी आपको कुछ बताते हैं। तो दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर का जो समझौता हुआ है उसमें डॉक्यूमेंट जो साइन किया है दिल्ली पुलिस ने, उसमें होगा ये कि दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर का समझौता, इसमें दिल्ली पुलिस के नंबरों को ग्रीन बैज जो है वो मिलेगा। तो ग्रीन बैज जो है इन नंबर्स को वेरीफाई कर दिया, ट्रू कॉलर ने दिल्ली पुलिस के नंबरों को वेरीफाई कर दिया है। आम लोग इन्हें आसानी से पहचान पाएंगे कि ये वेरीफाइड नंबर हैं और सरकार के नाम पर फ्रॉड करने की कोई कोशिश तो नहीं कर रहा है। दिल्ली पुलिस फ्रॉड वाले नंबरों को ट्रू कॉलर के साथ साझा करेगी। ट्रू कॉलर इन नंबर्स को स्पैम
या फ्रॉड के तौर पर मार्क करेगा। तो आपके पास अगर कोई फोन आएगा और दिल्ली पुलिस ने अगर उस नंबर को कह रखा है कि यह नंबर फ्रॉड हो सकता है, तो उस पर लिखा हुआ आएगा अगर ट्रू कॉलर आपके पास है कि ये स्पैम है या ये फ्रॉड हो सकता है। दिल्ली पुलिस और ट्रू कॉलर के बीच में नागरिकों को ट्रेनिंग देने का भी एक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। ट्रेनिंग के जरिए साइबर सुरक्षा से जुड़ी जागरूकता फैलाई जाएगी। साइबर क्राइम पर नकेल कसने के लिए कोशिश की जा रही है कि इस तरीके से ये जो है समझौता जो है उसके जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा सके। आपको यह भी बता दें कि साल 2020 से, क्योंकि आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, साल 2020 से साल 2022 तक 16 लाख से ज्यादा साइबर फ्रॉड के जो केस हैं वो इस देश के अंदर सामने आए। ये जानकारी लोकसभा में सरकार ने दी। जो मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने ये जानकारी दी। उन्होंने ये भी बताया कि 2020 से 2022 तक 32,000 एफआईआर इन मामलों में दर्ज हो चुकी है। नित्यानंद राय ने लोकसभा में ये जानकारी दी। तो ये मामले बढ़ते जा रहे हैं और आपको भी इसमें सतर्क रहने की जरूरत है। और उसी की को देखते हुए ये जो पहल है ट्रू कॉलर की और दिल्ली पुलिस की, ये सराहनीय पहल है। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। जागरूक रहिए, सतर्क रहिए और कल फिर हमारे साथ जुड़िए बड़ी खबर में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है।